नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 में कृतिका पाठ्य पुस्तक का द्वितीय पाठ जॉर्ज पंचम की नाक का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। प्रस्तुत पाठ एक व्यंग्य कथा है। इसमें यह दर्शाया गया है कि नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, प्रतीक है। यह कथा सरकारी व्यवस्था पर करारी चोट करती है और सत्ता से जुड़े लोगों की गुलाम मानसिकता को दर्शाती है तथा विदेशी आकर्षक पर तीखा प्रहार करती है। तो पढ़ते हैं पाठ। ये पूरा पाठ इस नाक पर आधारित है, जो एक विदेशी शासक जॉर्ज पंचम की बुद्ध की नाक है। तो ये पूरा पाठ इसी पर आधारित है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनके चर्चे हो रहे थे। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फराटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफर की फौज तैयार हो रही थी। देखिए देखिए बेटा, पहले क्या होता था कि जब राजा महाराजा निकलते थे तो उनके साथ में फौज चला करती थी, सेना चला करती थी। लेकिन आजकल इस सेना की जगह मीडिया ने ले ली है। मीडिया के माध्यम से ही सब लोग उस राजा के बारे में या जो भी होता है मेन कलाकार, उसके बारे में जान जाते हैं। इंग्लैंड के अखबारों की करतने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। करीब 400 पाउंड खर्चा आया है उस सूट पर। ऐसी ऐसी खबरें आती थी। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गईं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। देखिए, इसमें भी एक व्यंग छिपा है। क्या छिपा है कि जो मीडिया वाले होते हैं वो अपने अखबार को सुर्खियों में रखने के लिए चर्चित हस्तियों के पहनावे को, उनके खान पान को, उनसे संबंधित चीजों को छापते रहते हैं, और लोग बाग उनको पढ़ करके वैसे ही होना चाहते हैं, वैसा ही बनना चाहते हैं। खासकर युवा पीढ़ी पर इसका बड़ा असर पड़ता है। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शानो शौकत के तो क्या कहने। और वह रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेशाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको तो कभी अपने घर को देखते हैं। यह एक फेमस गाना है। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलट मतलब नई दिल्ली एकदम से चमकने लगी, उसमें काम होने लगे, सरकारी महकमा एकदम से काम करने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। क्या हुआ कि सरकारी महकमा इतनी तेजी से काम करने लगा कि किसी को किसी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। टूटी फूटी सड़कें बदल गईं, जगह जगह पौधे लगवा दिए गए। जो इमारतें बहुत पहले से सरकारी इमारतें ऐसे ही पड़ी हुई थीं, उन पर रंग रोगन कर दिया गया, उनको चमका दिया गया। दुल्हनों की तरह दिल्ली को सजाया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ होने की उम्मीद भी थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी।
नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। देखिए, जैसे ही रानी के आने की खबर मिली, सारा सरकारी तंत्र उनके आगमन की तैयारी में जुट गया। अब क्या था? अब परेशानी यह थी कि विदेशी शासक, अंग्रेजी शासक था जॉर्ज पंचम, उसके बुत की नाक टूटी हुई थी और इसी कारण जो है सरकारी बड़े बड़े अफसर बहुत परेशान थे। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। दास्तान मतलब कहानी है। इस नाक के लिए बड़े बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंगे गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। जो खामोश रहने वाले लोग होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। थाली के बैंगन की तरफ होते हैं, जिधर का पलड़ा भारी उधर ही चले जाओ। ऐसे राजनीतिक लोग भी होते हैं। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए थे उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया था। अजायब घर मतलब संग्रहालय, जहां पर पुरानी वस्तुएं और चीजें रखी जाती हैं। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध भी होता रहा था कि ये काम हो या ना हो। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। कहां पर थी वो लाट? इंडिया गेट के सामने। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। यानी कि अंग्रेजी शासक का मान सम्मान चला गया। जो हमारे सच्चे भारतीय थे उन्होंने उसकी नाक तोड़ डाली। रानी आए और नाक ना हो। एकाएक परेशानी बढ़ी। बड़ी सरगर्म गर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाबों की एक मीटिंग बुलाई गई। खैर ख्वाब मतलब जो भलाई चाहने वाले लोग होते हैं। और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। ये सब कौन सोच रहे हैं? सरकारी लोग। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था, जरा गरीब था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगनी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाठ कब और कहाँ बनी थी। इस लाठ के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। बहुत तेज था मूर्तिकार वो। देखिए, ये हो रही मीटिंग और मूर्तिकार को ये बैठा मूर्तिकारी से बुलाया गया है। ठीक है, और पूछा जा रहा है इससे कि नाक लग जाएगी नहीं लग जाएगी। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। यानी कि पुरातत्व विभाग मतलब जहां पर पुरानी फाइलें रखी थी उनको देखा गया, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। यानी कि वो फाइलों को या तो दीमक खा गई या फिर चूहे कुतर गए। हजम कर चुकी मतलब वहां पर कोई रिकॉर्ड नहीं है अब। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम ये दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोम दार आप पर है। मतलब कि यह काम आप ही को करना है। उन्होंने कमेटी बना दी और अपना पल्ला झाड़ लिया। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया।
उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। ये कौन कह रहा है? जो वहां का सरकारी अफसर था। ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। इसलिए तो उसने दिया था ये भाषण। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरों पर निकल पड़ा। वह कुछ दिन बाद हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चंपा चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। देखिए बहुत चालाक है ये मूर्तिकार, है ना, क्योंकि पैसे से लाचार था ना, इसलिए ये सरकारी पैसे से बहुत कुछ करना चाहता है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तो फिर पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? देखिए बॉल डांस, दो जने कपल मिलकर ये डांस करते हैं तो उनको कहते हैं बॉल डांस। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुंचे। शर्त रख दी मूर्तिकार ने। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म दिया और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां हैं। अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक इस लाठ पर ठीक बैठे उसी की नाक उतार ली जाए। अब देखिए ये अपने देश में, देश के जो शहीद नेता हैं उनकी नाक तोड़ने की बात कर रहा है। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, यानी कि सभापति ने इजाजत दे दी कि तोड़ लाओ किसी की भी नाक। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। फिर इसके मजे आ गए। चलो भाई घूमने का टाइम फिर मिल गया, पैसा तो सरकारी है ही। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी गांधी जी, देखिए गुजरात में किसकी थी? गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। अब ये बंगाल चल रहा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंच गया। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। सब जगह घुमाया। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया हूँ, सब मूर्तियां देख आया हूँ, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सारी नाकें बड़ी निकली। यानी कि सबका, हमारे देश के हर नेता का मान सम्मान जॉर्ज पंचम के सम्मान से कहीं बहुत अधिक है। यह सुनकर सब हताश हो गए और झंझुलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां पर भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती थी। यानी कि हमारे बच्चों की, जो शहीद हुए बच्चे थे, उनका भी मान सम्मान इससे कहीं बहुत ज्यादा था। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया। रोगन मतलब इत्र, सेंट। सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर हुक्कामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब ही क्या? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था।
यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। उसने कहा बड़ा अच्छा मौका आया है पैसा कमाने का, तो चुप क्यों बैठूं। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। देखिए कितना भारी इसने फैसला, मतलब एक राय दे डाली क्या, कि जितने भी हमारे भारतीय लोग हैं किसी एक जिंदा नाक को काटकर लगा दो, यानी हमारे भारतीय की बलि चढ़ा दो। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है। आपको सिर्फ इजाजत चाहिए, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अब क्या होता है, अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक का मसला हल हो गया। अखबार वालों ने कहीं ना कहीं से पता लगा ही लिया कि भाई कुछ ना कुछ तो हो रहा है बंद कमरे के अंदर, तो उन्होंने ये पता लगा लिया कि इसका मतलब नाक का मसला तो हल हो गया है। ठीक है। नाक लगने के पहले फिर हथियार बंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसकी रवाब निकाली गई। रवाब मतलब जो काई होती है उसके अंदर, वो निकाल दी गई और ताजा पानी डाला गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए करा गया कि जो एक जिंदा नाक लगाई जानी थी वो सूखने ना पाए रानी के आने तक, खराब ना हो जाए, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लगा लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। कैसी मदद? पैसे की मदद। वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालात में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। अखबार वालों ने यह खबर छापी कि एक ऐसी नाक लगाई गई है जो कतई पत्थर की नहीं लगती। यानी ये भी नहीं कहा कि जिंदा नाक लगाई गई है, और ये भी नहीं कहा कि, वो इस तरह से छाप दिया कि लोगों में एक जिज्ञासा बनी रहे। लेकिन उस दिन के अखबार में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। देखिए ऐसा क्यों कहा गया है? पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वो भी बुद्ध के लिए। देखिए अखबार क्यों चुप हो गए थे? चुप का मतलब है उस दिन कोई भी ताजा खबर नहीं छपी थी, कोई भी उद्घाटन की खबर नहीं आई थी, यानी कि कोई भी शुभ समाचार उस दिन नहीं छापा गया था। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि एक अंग्रेजी शासक के लिए, जिसने हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए थे, इतने सालों तक हमारे ऊपर राज किया था, उस अंग्रेजी शासक की नाक के लिए एक जिंदा भारतीय की नाक लगा दी गई। एक भारतीय की जिंदा नाक उस बुत के लिए बलिदान कर दी गई। तो इस बात से सभी लोग गुस्सा थे, क्रोधपूर्ण स्थिति में थे और मौन रह करके, अखबारों को चुप रख करके वो अपना गुस्सा प्रकट कर रहे थे। तो समझ में आया बेटा आपको ये चैप्टर मेरा? अगर आपको समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नमस्ते, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।